नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप अभी भी परेशान हैं, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं अपने नीट की तैयारी को लेकर कि आप किस बुक से पढ़ो, किस कोचिंग से आप पढ़ो या कैसे तैयारी आप करो, तो इसमें मैं आपकी थोड़ी हेल्प करना चाहूँगा। आप नीट के सिलेबस को देख रहे हैं कि नीट का जो सिलेबस 3-4 सालों से आ रहा है वो कंप्लीट 11th और 12th बेस्ड पे, यानी नीट के लिए आपको क्लास 11th और क्लास 12th आपको पढ़ना चाहिए। क्या कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? तो आपको NCERT फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप 3-4 सालों से देख रहे हो A to Z NCERT से ही पूछे जा रहे हैं। अब बात ये आती है कि मार्केट में दो तरह के NCERT है, एक है आपका ओल्ड NCERT और एक है आपका न्यू NCERT। तो जो ओल्ड वाला है वो आपको मार्केट में मिल नहीं रहा है, परेशान हो रहे हो, मिल नहीं रहा। तो आपको ये मिल नहीं रहा, आपको न्यू NCERT मिल रही है, मत परेशान हो। नीट एग्ज़ाम में आप चाहे ओल्ड NCERT से पढ़ो चाहे न्यू NCERT से पढ़ो, सिलेक्शन आपका पक्का है। कैसे, वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, न्यू NCERT में कोई नया चीज़ नहीं लाया गया है, कोई भी नया चीज़ इसमें नहीं लाया गया है, केवल इस पुराने में से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। बात करें अगर हम कक्षा 11 की और कक्षा 12 की, तो जो कक्षा 11 में से आपके पहले ओल्ड NCERT में कक्षा 11 में कुल 22 चैप्टर हुआ करते थे, तो न्यू NCERT में 19 चैप्टर रह गए हैं। 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। कौन कौन से हटा दिए गए हैं? पहला हटा दिया गया है, नहीं पहला नहीं हटाया, पहले में से कुछ टॉपिक हटाया गया है। पहले में से जीव जगत में से शुरुआत के कुछ टॉपिक और लास्ट के कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। बाकी आपका जो चैप्टर हटाया गया है वो है आपका अध्याय 11, जो कि है पौधों में परिवहन, यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये चैप्टर आपके हटाए गए हैं। 12वां हटाया गया है खनिज पोषण, यानी मिनरल न्यूट्रिएंट्स। और आपका 16वां जो है वह है पाचन अवशोषण, पाचन व अवशोषण। ये भी आपका हटा दिया गया है। बाकी आपके नए वाले बुक में कुछ भी एक्स्ट्रा नया नहीं जोड़ा गया है, तो परेशान मत होना। कक्षा 12 में भी अगर आप देखोगे तो ओल्ड वाले NCERT में आपको कुल 16 चैप्टर मिलते थे, अब इसमें आपको कितने हैं? 13 चैप्टर। 3 चैप्टर इसमें से भी हटाया गया है। कौन कौन से हटाया गया है? सबसे पहला ही चैप्टर हटा दिया गया है, पौधों में जनन नहीं, जीवों में जनन। जीवों में जनन ये चैप्टर आपका हट गया है। उसके बाद आपका जो 9वां चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ये आपका हटा दिया गया है। और आपका जो लास्ट वाला चैप्टर है 16वां पर्यावरण के मुद्दे, ये आपका हटा दिया गया है। ठीक, पर्यावरण के मुद्दे ये आपके हटा दिए गए हैं। न्यू NCERT में सिर्फ क्लास 11th में 19 चैप्टर्स हैं, क्लास 12th में आपके 13 चैप्टर्स हैं। तो अगर आपके पास ओल्ड NCERT है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो नीट आ रहा है वो नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट में ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शंस भी हैं। जैसे अगर हम बात करें क्या कहते हैं 90 क्वेश्चन आपका बायो में आना चाहिए, तो 90 की जगह मेरे ख्याल से 100 क्वेश्चन इस बार आया था, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन का ऑप्शन था, नहीं 15 क्वेश्चन का ऑप्शन था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है 15 क्वेश्चन का था या 5 क्वेश्चन का ऑप्शन था। अगर 15 का था तो 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ऑप्शंस देते हैं, तो जो ऑप्शन वाला भाग होता है ना, वो ऑप्शन वाला भाग यहाँ से होता है। ओल्ड NCERT के उन चैप्टर्स से होते हैं जो न्यू चैप्टर्स में नहीं है, जो न्यू वाले NCERT में नहीं है। तो अगर आप ओल्ड वाली NCERT पढ़ के जाते हो तो आपके लिए ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, और अगर आप ओल्ड वाली NCERT से नहीं पढ़ते हो, न्यू वाले NCERT से पढ़ते हो, तो आपका जो है ऑप्शन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आपका 45 क्वेश्चन तो पूरा का पूरा, जो शुरुआत के 45 क्वेश्चन होंगे वो न्यू NCERT पर ही होंगे। अब बात आती है कि आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, ओल्ड वाली या न्यू वाली, तो मेरा सजेशन है न्यू वाली पढ़ लो। कम सिलेबस है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। और ओल्ड वाली NCERT मैं एप्लीकेशन पर ओल्ड वाले से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें भैया क्या जा रहा है, 3 चैप्टर कक्षा 11 में है, 3 चैप्टर कक्षा 12 में, कुल 6 चैप्टर एक्स्ट्रा है, तो क्या जा रहा है। पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एकदम बात बता रहा हूँ, अगर आप न्यू NCERT के अकॉर्डिंग भी पढ़ोगे तो भी आप नीट को क्रैक कर ले जाओगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। क्लियर है बातें?
तो मेरा सजेशन है आप न्यू एनसीईआरटी से पढ़ो, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे कंप्लीट पढ़ाना है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर पुराना वाला भी पढ़ा दीजिए, तो वो मैं सुनना नहीं चाहता, तो मैं एप्लीकेशन पर पूरा पढ़ा रहा हूँ ओल्ड वाले एनसीईआरटी को लेकर, तो उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर क्या मतलब पड़ता है। अच्छा, अब एक चीज़ आपने ये देख लिया कि आपके जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से ही पूछी जा रही है नीट में। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है आप लोगों को कि भैया आप तो कह दिए कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की बात आपने कर दिया कि एनसीईआरटी से पढ़ लो आ जाएगा, भौतिक विज्ञान किससे पढ़ें, रसायन विज्ञान किससे पढ़ें। तो आज मैं इसका भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। बात समझ में आएगी तो फॉलो कर लेना, नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं। देखो जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी के तो मैंने बताया कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। सभी मैंने कभी लोगों के मुंह से सुना है ये बात कि बायोलॉजी तो एनसीईआरटी से आती है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी से थोड़े ना आता है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो, फिजिक्स भी। मैं कह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो, केमिस्ट्री भी। इसके अलावा आप कुछ भी ना पढ़ो, 100% आप सक्सेस हो जाओगे, आप एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाओगे। ठीक है, एग्ज़ाम आप क्रैक कर ले जाओगे। सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लो, तीनों को दिल से पढ़ना, खूब क्वेश्चंस एनसीईआरटी से खुद बना बना के पुटअप करना क्वेश्चंस को। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कहीं पर भी मिले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है उसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। आपका अगर ये नीट एग्ज़ाम ना निकले तब आप मुझसे कहिएगा। अभी इसके पीछे मैं बहुत सारे रीज़न्स बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से नीट एग्ज़ाम आपका आया है, ऑल ओवर इंडिया आपका एनसीईआरटी मैंडेटरी कर दिया गया है। सभी स्टेट में एनसीईआरटी ही लागू कर दी गई है, यानी जितने भी बच्चे हैं पूरे देश के वे सब एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो जब गवर्नमेंट ने आपको एक पुस्तक दे दी है कि भैया एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका जितना भी आगे कंपटीशन एग्ज़ाम होगा वो सब एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। वो आपका एक, मैं कह सकता हूँ आपके लिए एक सीक्रेट बात होगी, आगे बताऊंगा। पहले और चीज़ें समझ लो। देखो हम लोगों के टाइम में क्या होता था, हम लोगों के टाइम में अलग अलग स्टेट्स होते थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती थी। तो इनमें जब हम मेडिकल एंट्रेंस के लिए अप्लाई करते थे तो बहुत झंझट होता था। बताऊं कैसे झंझट होता था। स्टेट वाले अपना अलग एग्ज़ाम लेते थे, जैसे एमपी पीएमटी हुआ करता था, केरला पीएमटी हुआ करता था, केरला पीएमटी हुआ करता था, यूपी सीपीएमटी हुआ करता था, महाराष्ट्र पीएमटी हुआ करता था, यूके पीएमटी हुआ करता था। मतलब जितने भी स्टेट थे पूरे इंडिया में, उनके अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएचयू, एएफएमसी, सीएमसी वेल्लोर, जिपमर, वर्धा आदि अनेक। क्यों होती थी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम? क्योंकि पहले देश में एनसीईआरटी मैंडेटरी नहीं था, दिल्ली में चलती थी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के ही फॉलो करके लोग अपने अपने स्टेट में अपना अपना सिलेबस बना के रखे थे। 11th 12th का अपना अपना सिलेबस बना के रखते थे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, हमारे यूपी में भी एक सिलेबस चलता था 11th 12th की। इतनी मोटी मोटी बुकें आती थी, देख के आदमी बुखार आ जाए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग भी उन नामों से बहुत परिचित रहे होंगे। हालांकि वो किताबें उस समय बड़ी अच्छी मानी जाती थी और कुछ एमपी और कुछ गुप्ता जी की करके होती थी। मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, अगर समझ गए हो तो ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती थी, देख के आदमी को बुखार आ जाता था। उसमें लोग 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, तब जाकर कहीं क्रैक होता था। अब इनमें भी कुछ सीटें रिज़र्व रखती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो कराती थी एआईपीएमटी। एआईपीएमटी को ज़्यादा कोटा नहीं मिला था,
वे बेचारे कुछ 33% 30% के आसपास सभी यूनिवर्सिटीज़ में अपने सीट को रिजर्व रखे थे। तो उसमें ये ऑल इंडिया ये कराते थे, इसका नाम था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो ऑल इंडिया में इनके पास सीटें बड़ी कम होती थी, 1200-1300 में सिमट जाते थे। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये देखा कि इनमें भी बहुत धांधलियाँ हुआ करती थी। पहला, ये सारे फॉर्म बड़े महंगे होते थे, 1000 2-2 हज़ार। हम लोग अगर फॉर्म भरते थे तो 20-30 हज़ार रुपये तो केवल फॉर्म का चला जाता था। 1000 का फॉर्म अलग अलग भरा जा रहा है, गरीब बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें इन लोगों को पता चल रही थी, पिछले की सरकारों को भी पता थी ये बातें, वो कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे थे। हालांकि आज का भी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा किया भी उन्होंने। हर गरीब बच्चों को एक लेवल दे दिया है कि भैया पढ़ लोगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो हमारी गलती नहीं है। एनसीईआरटी उन्होंने कह दिया कि एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका नीट क्रैक हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ कि 90 से 95% क्वेश्चन आपके इसी एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आ जाएंगे, तीनों से। आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो। 90 से 95% क्वेश्चन आ गया। अब जो बड़े बड़े कोचिंग हैं, बड़े बड़े जो अलग अलग जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख रहे हो, उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई जा रही है, तो वो 100% के लिए पढ़ाई जा रही है। वो टॉप कराना चाहते हैं आपको, मत टॉप कर पाओ, इतना कोई ज़रूरी नहीं है टॉप करना। मर्जी हो तो टॉप कर लो, और नहीं मर्जी आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है तो आप इतना पढ़ लो, आप मेडिकल एंट्रेंस में आ जाओगे, MBBS CBDS कुछ भी जरूर पा जाओगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो अलग अलग पहले ये होता था कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ये होती थी, ये अलग अलग फॉर्म भराती थी, इनका पैसा भी इनको भर भर के मिलता था। साथ ही इनमें धांधलियाँ भी होती थी, बड़े बड़े मंत्री के जो लड़के होते थे उन लोगों को पैसा देकर सीधे एडमिशन मिल जाता था डोनेशन के नाम पर। और आज भी ये चीज़ें चलती हैं, इसीलिए इंडिया में मेडिकल एंट्रेंस जो कोर्सेज है वो बहुत महंगी मानी जाती है। 1 करोड़ रुपये लग जाएगा आपको MBBS करने में। इसी के कारण यहाँ के लोग चले जाते हैं बाहर विदेश में पढ़ने, यूक्रेन, फिलीपींस, रशिया, चाइना, इन सभी जगहों पे चले जाते हैं वो MBBS करने। लगभग वहाँ पर खर्चा आपका 20 से 25 लाख रुपए के अंदर ही सारी चीज़ें हो जाती हैं 5 साल में। अब आपके आसपास अगर कोई बच्चा यूक्रेन में पढ़ रहा है या आपके फिलीपींस में पढ़ रहा है या किसी और कंट्री में पढ़ रहा है, तो आप उससे बहुत मतलब ये मत कहिएगा कि उसे वो बहुत पढ़ने में अच्छा रहा होगा। नहीं, वो इंडिया में निकाल नहीं पाया, इसलिए वो बेचारा बाहर गया है। क्योंकि जो नहीं पढ़े लिखे होते वो लोग सोचते हैं कि अरे इनका बेटा तो बाहर पढ़ रहा है, बाहर इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि इंडिया में उसे एडमिशन नहीं मिला। ठीक है, जिनके पास पैसा है वो ऐसा करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है तो ये गवर्नमेंट ने कर दिया कि इनकी धांधलियों को रोकने के लिए, इनकी जो मोटी रकम आती थी वो बंद करने के लिए इन्होंने AIPMT इन सभी को एक सिंगल एग्ज़ाम में ले आया, नीट में। यानी अब आपको इंडिया में किसी भी मेडिकल एंट्रेंस, किसी भी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको नीट का एंट्रेंस क्लियर करना होगा। तो नीट में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं सब। लड़कियों के बाल के क्लेचर तक निकलवा लेते हैं, अंगूठी, कान की सारी चीज़ें निकलवा लेते हैं। ज़रूरी भी है क्योंकि आपको नहीं पता है 1-1 करोड़ रुपए का जो कोर्स होता है ना, उसको पाने के लिए गवर्नमेंट जो कि फ्री में करा देती है, जो एम्स होता है वो फ्री में होता है, समझ लो 2000-3000 रुपये साल का फीस होता है। बताओ, वो फ्री ही तो है। तो उनमें एडमिशन दिलाने के लिए बहुत से रईस ऐसे लोग हैं जो उन डिवाइसेस का प्रयोग कर सकते हैं जिनको उन बच्चों को एडमिशन दिलाने में सहायता कर सकता है। इसी वजह से वो सारी चीज़ें निकलवा दी जाती है, ये आपके अच्छाई के लिए है, तो इनको सपोर्ट किया करिए। ठीक है, तो अब आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। देखो, वो भी ध्यान रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत काम कर रहा है। उन्होंने NEP जारी भी किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जारी किया। वो चाहते हैं कि देश का हर बच्चा पढ़े, देश के हर बच्चे को एक समानता मिले। उन्होंने कह दिया कि NCERT आप पढ़ लो, NCERT से ही सारे एग्जाम्स में आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। इसका भी एक रीज़न, एक सीक्रेट बात है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आपसे वो भी देख रहे हैं कि आप NCERT पढ़ रहे हो, देश का सारा बच्चा, हर स्टेट में NCERT लागू है, देश का हर बच्चा NCERT पढ़ रहा है, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी कंपटीशन में NCERT से ही पूछेंगे, और यही किया भी जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरी तरफ से। अब बात आती है कि सीक्रेट क्या है कि NCERT से ही क्यों पूछे जाते हैं। तो जब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग स्टेट्स, AIPMT इन सभी में जब क्वेश्चंस आते थे ना, तो क्वेश्चन में ज़रा भी गड़बड़ी होती थी, क्योंकि ये बाहर से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। चलो एक चीज़ और बता दो पहले, ये जो NCERT है ना, NCERT यूनिवर्सल बुक होती है। यूनिवर्सल बुक, अब देखो यूनिवर्सल के नाम से एक और पब्लिकेशन है, तो उसका बुक मत खरीद लेना। यूनिवर्सल के नाम से एक बुक आती है, वो मत खरीद लेना। यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि ये सर्वमान्य रूप से ये NCERT सत्य मानी गई है भारत में। यानी अगर किसी बुक में अगर
देखो गेहूं, अगर मान लो एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं कि गेहूं के परागकण की जीवन क्षमता 30 मिनट है, अगर मैं ये लिख देता हूँ, और यही बात लिखी है दूसरे बुक में कि गेहूं के परागकण की जीवन क्षमता 45 मिनट है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पहला वाला लाइन है वो एनसीईआरटी की है। दूसरा वाला जो लाइन है, मान लो किसी और बुक में छपा है, ऐसा हो सकता है भाई किसी गेहूं का परागकण 45 मिनट भी विएबिलिटी उसकी हो, तो ऐसा माना हो सकता है। तो ये वाला लाइन माना जाए सही कि ये वाला लाइन माना जाए सही, तो मैं आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी में लिखी होती है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में जो लिखी होती है वही सही मानी जाती है, अदर बुक की लाइन को सही नहीं माना जाता। तो एक ये रीज़न होता है कि बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे नीट में, वो एनसीईआरटी से ही क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल बुक होती है, इसमें जो लिखी हुई लाइन है उसको आप असत्य नहीं कह सकते, आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, ये जब एग्ज़ाम्स होते थे, इतने सारे एग्ज़ाम या IIPMT होते थे, इसमें कोर्ट में चला जाता था क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को सही करवाइए, इस पर उन्होंने आंसर गलत दे दिया है, सभी को कॉमन नंबर मिलना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो कोर्ट भी बड़ा परेशान होता था, और इससे रिलेटेड जो कंपनियां होती थी वो भी परेशान होती थी, जो टेस्टिंग एजेंसीज होती थी वो भी परेशान होती थी। तो इसको देखते हुए तो सरकार ने या जो NTA हैं उन्होंने क्या किया कि सभी कंपटीशन का जो सिलेबस है वो NCERT पे रख दिया कि अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वह NCERT की लाइन टू लाइन होंगे। हाँ, थोड़ा ट्विस्ट वे करते हैं क्वेश्चन, अब वो दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन से आपको कैसा फंसाया जाए, तो वो क्वेश्चंस NCERT से ही देते हैं जिससे कि आप उसे कोर्ट में चैलेंज ना कर पाओ, क्योंकि NCERT को यूनिवर्सल बुक माना गया है और वो सही माना गया है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई कि क्या है नीट का कॉन्सेप्ट, क्या आज के समय में कितनी बड़ी बदलाव की गई हैं नीट को लेकर, मेडिकल एंट्रेंस में हर एक बच्चे को एक समानता प्रदान करने के लिए क्या क्या किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये जो कार्य है वो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बुरा कार्य ये लगता है कि आप सीटें नहीं बढ़ा रहे हो। सरकार सीटें अगर बढ़ा देना मेडिकल कोर्सेज़ की तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को स्वास्थ्य विभाग में ही है। स्वास्थ्य विभाग में जो कुछ जाने माने डॉक्टर्स हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन के जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है, वो फालतू की चीज़ें कराते हैं, लैब में जांच वगैरह दे देते हैं, एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें जो कराते हैं इसमें लोगों को बहुत परेशानियाँ होती है। अगर आप भारत में देखा जाए तो लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों के बीच केवल एक डॉक्टर है, तो ये बहुत बुरी स्थिति है हमारे देश की। तो इसको सही करने के लिए आज भी अगर सीट नहीं बढ़ाई गई मेडिकल में तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, और आने वाले समय में देख लेना डॉक्टर्स ही राज करेंगे। चलो वो मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक ये था आपको बताना कि NCERT पढ़ लोगे, अब सिर्फ NCERT पढ़ लोगे, मेरा कहना मान लो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन NCERT को ऐसे पढ़ के ऐसे छोड़ मत देना, एक एक लाइन आपको दिमाग में याद होना चाहिए कि कोई लाइन अगर लिखी है तो वो उस लाइन में जो सही बात है वो आपको याद होना चाहिए, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ मत देना। जैसी जैसी लिखी है वैसे वैसे आपको याद करनी होगी, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सारे कॉन्सेप्ट को आप याद कर लेना। जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, वो तो आप कर ही ले जाओगे ना, वो तो NCERT से ही आएंगे ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप उसी तरीके से याद करते चलिए सारी चीज़ें। प्रैक्टिस खूब करिए, जितने भी NCERT के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आती है बुक, उसको भी सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा आप NCERT के क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा जाएगा, आप नीट में सेलेक्ट हो जाओगे। उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी हैं, आपको समझ में आई हैं। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं अपने आसपास के दोस्तों को, जिससे उन्हें भी ये नॉलेज मिले। मैं चाहता हूँ कि हर कोई पढ़े, बस मेरा ये सोच है कि सबको समानता मिल जाए, क्योंकि वो चीज़ें मैंने भी अपने लाइफ में देखी हैं कि कैसे क्या चीज़ें, मैं सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैं उन चीज़ों को कहना नहीं चाहता, मेरे पेरेंट्स नहीं जानते, मेरे और भी जो संबंधी हैं वो नहीं जानते इस चीज़ों को कि क्या खेल होता था पहले। आज के टाइम में उनमें बड़ा बदलाव है, और उन बदलाव का फ़ायदा उठाने का आपके पास समय है। अगर उसमें कोई बदलाव आ जाए उससे पहले कि आप इसका फ़ायदा उठा लें। अगर आप नीट में सिलेक्ट हो गए, अगर आपको MBBS कोर्स मिल गया करने के लिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हाँ, कुछ वक्त तक आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। आप MBBS में एंट्री लेने के बाद भी आपको अपना 5 साल अपने जीवन को एकदम देना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 24 घंटा पढ़ाई करोगे। मेडिकल में जाने के बाद आपकी जो
पहचान है वो अलग हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, आप अपने आप को प्राउड फील करते रहोगे हर टाइम, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगी, आप फिर पढ़ने लगोगे, खुद ही पढ़ने लगोगे, वो सारी चीज़ें माहौल वैसे ही सेट हो जाती है कि आप पढ़ने लगोगे। तो एक बार नीट में सिलेक्शन हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है। तो मेरी मानिए इस बार आप NCERT पूरी तरीके से पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कहीं से भी कन्फ्यूजन मत रहिए, जो भी बोलता है आप उसको बोलने दीजिए। आप अगर कोई आपसे कहता है तो आप कह दो कि मुझे प्रूफ दिखा दो, हमने तो आपको प्रूफ भी दिखा दिया है, बायोलॉजी का तो मैंने प्रूफ दिखा दिया, 100% आपके NCERT से ही थे, लाइन टू लाइन थे, कहीं से कोई बदलाव नहीं था। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन बाबा इतना टाइम नहीं कि मैं उसके पीछे जूझूँ। बाकी आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में देख सकते हो, किसी गूगल पे सर्च कर लिया करो या यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो कि आप नीट की तैयारी किससे करो, वहाँ पर आपको टॉपर्स के भर भर के वीडियोज़ मिल जाएंगे, वो सब आपको बताएंगे, NCERT है, आप फॉलो करिए। ठीक है, धन्यवाद।